So Assalamu alaikum. Now today we are going to cover first corticosteroids and antagonist. corticosteroids जो एगोनिस्ट है वो corticosteroid यानी स्टेरॉइड्स की तरह का काम करेंगे और जो एंटागोनिस्ट है वो क्या काम करेंगे, वो उनसे ऑपोजिट काम कर देंगे। सही हो गया। आप लोगों ने आजकल सुना होगा स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं, कोविड जिनको हो गया है तो एंड पे स्टेरॉइड्स लगाते हैं। वैसे आप बड़ी जगहों पे सुनते होगे, कोई डिजीज में, कोई स्किन की डिजीजेस में आप लोग सुनते होंगे स्टेरॉइड्स यूज हुए हैं। कभी सुना स्टेरॉइड्स के बारे में? इसका डिसयूज काफी आप लोगों ने सुना होगा, ये लोग खाते हैं। चलें अब स्टेरॉइड्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होते हैं और मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स होते हैं। थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए कि इनका मैकेनिज्म क्या होता है। चलिए मुझे बताएं, स्टेरॉइड्स के रिसेप्टर्स किधर होते हैं? स्टेरॉइड्स के रिसेप्टर्स किधर होते हैं ये आप लोग बताएं और जल्दी जल्दी बताइएगा। तो यस, सो यू विल फाइंड द रिसेप्टर इंट्रासेलुलरली। स्टेरॉइड्स एंटर होंगे सेल के अंदर, जाकर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। स्टेरॉइड और रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में जाके जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ऑर्गन एंड टिश्यू इफेक्ट्स अब हम थोड़े से डिफरेंट देखते हैं कि मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या आते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा। इफ इट इज डूइंग ग्लूकोनियोजेनेसिस इट मींस कि उसका जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इट विल इंक्रीज। तो अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टेरॉइड्स लग रहे हैं और वो डायबिटिक है, उसको कोविड हुआ हुआ है, देन यू विल मैनेज हिज शुगर एज वेल। आप उसकी शुगर को मैनेज करोगे। तो ये पॉइंट याद रखना है। जब स्टेरॉइड्स डिफरेंट कंडीशंस में यूज हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा के उसकी इंसुलिन, उसकी वो क्या कर देगा, उसकी डायबिटीज को एग्रवेट कर सकता है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। ग्लूकोज उसका राइज होना है तो इंसुलिन सिक्रीशन ऑब्वियसली स्टिमुलेट होगी, बट ऑब्वियसली जो डायबिटीज का पेशेंट है वो यही है ना, वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा, इंसुलिन नहीं बन रही उसकी, या सेंसिटिविटी डिक्रीज हो गया है। तो आप उसकी जो इंसुलिन से उसका लेवल मेंटेन करोगे। पहला पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर उसके बाद ये लिपोलिसिस भी करवाते हैं, लिपोजेनेसिस भी करवाते हैं, बट फैट डेपोजिशन सर्टेन एरियाज। लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था कि हम्प बन जाता है बैक पे, और फैट फेस, मून लाइक फेस, बैक पे बफलो हम्प, ऐसी चीजें कुछ पढ़ी थी। बफलो, ये वाली चीजें, और जो उसका फेस था वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मून लाइक हो जाता है। तो ये इसका इफेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ये आप लोग बेसिकली इजीली टॉक्सिसिटी में लिख सकते हो। टॉक्सिसिटी में याद नहीं आएगा तो उसके एक्सेस वाले इफेक्ट लिख दो, वही टॉक्सिसिटी होगी मेनली। कैटाबॉलिक इफेक्ट्स में अगर देखेंगे, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करता है। इसमें ना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कैटाबॉलिक इफेक्ट ऑन बोन्स इंपॉर्टेंट है, जो मैंने रेड किया हुआ है कि ये ऑस्टियोप्रोसिस करवाता है और चिल्ड्रन की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट। ये पूछा जाता है, वो पूछते हैं कि डिफरेंट इफेक्ट्स में इम्यूनोसप्रेसिव और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स ना वो अक्सर पूछ लेते होते हैं। तो आप लोगों ने एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स करने होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट क्या होंगे? अच्छा, कोविड और इंसुलिन वाली बात देखें। जो कोविड के अगर एंड स्टेज पे कोई आ रहा हो ना, तो क्या होता है, बेसिकली इम्यून सिस्टम एक्टिवेट काफी ज्यादा हो गया होता है। जब इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, आप लोग पढ़ोगे शॉक में जाने के चांसेस हो जाते हैं, सेप्टिक शॉक हो सकता है। तो सेप्टिक शॉक से कैसे बचाया जाता है? सेप्टिक शॉक से बचाया जाता है कि इम्यून सिस्टम को बैठा दिया जाए। अगर इम्यून सिस्टम को इनहिबिट कर दिया जाए तो वो आप प्रिवेंट एक तरह से कर सकते हो उसको शॉक से। सही हो गया। तो ये जो आखिरी स्टेज, उसके अलावा ये और भी जगह पे हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, ये बाकी जो डिफरेंट सिम्टम्स है उसको रिलीफ करवाने में हेल्प करते हैं। तो अब जब वो उसको दोगे ना तो उसका साइड इफेक्ट है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है। अब ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो इससे क्या फर्क होगा? आम नॉर्मल इंसान है, उसको तो कोई मसला नहीं होगा, उसकी इंसुलिन पेंक्रियाज ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, उसको नॉर्मलाइज कर देगा। लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट आ गया है और डायबिटिक पेशेंट को स्टेरॉइड्स लग रहे हैं तो
उसके अंदर तो प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही ना, तो ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ग्लूकोज लेवल ज्यादा होना भी डेंजरस होता है। तो यानी आपको साथ साथ उस बंदे का ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन करना है। तो ये पॉइंट मैं बता रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स जो हाइपरटेंशन कौन करवा रहा है, ग्लूकोज लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, क्योंकि ये तो बड़ी कॉमन डिजीजेज है। इम्यूनोसप्रेसिव में इनहिबिट करता है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। मुझे बताएं कि सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स कौन करता है? सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्या चीजें सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स करवाती हैं? यस, वेरी गुड, आप लोग ने पढ़ा टी सेल्स। टी सेल्स को प्रोड्यूस कौन करता है? अगर फर्दर इससे और जनरल में जाएं, उसको प्रोड्यूस कौन करता है? टी सेल्स को। सही हो गया। और ये मुझे बताएं, ये लिम्फोसाइट होते हैं कि नहीं होते? टी सेल और बी सेल आर लिम्फोसाइट और नॉट? तो ये लिम्फोसाइट भी होते हैं, ये पॉइंट पता होना चाहिए कि सेल मेडिएटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कम करवाता है। हम देखें, जो सेप्टिक शॉक होता है, आपको पता है उसमें आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो हाइपर एक्टिवेट हो गया होता है। आपको पता है कि आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाता है जब सेप्टिक शॉक होने लगता है, इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस हो रहे हैं, सारे इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, एकदम से साइटोकाइन स्ट्रॉम आ जाता है। कहते हैं साइटोकाइन स्ट्रॉम हो गया, आ गया। साइटोकाइन स्ट्रॉम को रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है, अभी आप लोग ये बैक्टीरिया में वैसे पढ़ोगे। तो साइटोकाइन रिस्पॉन्स आता है। मुझे बताएं, जो वायरल होती है, वायरल इन्फेक्शन है, उसमें लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल का क्या क्या चेंजेस आते हैं वायरल इन्फेक्शन में? बताएं। ये बड़ी बेसिक है, ये तो फर्स्ट ईयर में आपको पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल में क्या चेंजेस होते हैं अगर वायरल इन्फेक्शन है। जल्दी से बताएं, वायरल इन्फेक्शन में क्या होती हैं? लिम्फोसाइट्स पे क्या इफेक्ट आता है? न्यूट्रोफिल पे क्या आता है? कोई आता भी है इफेक्ट के? कुछ भी नहीं आता। क्या इंक्रीज होता है? दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। क्या चीज इंक्रीज इन नंबर होती है? कोई तो चीज होगी ना। न्यूट्रोफिल इंक्रीज अच्छा होता है आपके अकॉर्डिंग, और लिम्फोसाइट क्या होते हैं फिर? अच्छा, न्यूट्रोफिल आप लोग कह रहे हो कि वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज हो रही है, और लिम्फोसाइट। अब आप लोग के कॉलेजेस खुल रहे हैं, वार्ड्स में जाके वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की रिपोर्ट्स देखनी है आप लोगों ने। सही हो गया। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब वो आप लोग के कॉलेजेस खुल रहे हैं, मेरी एक एडवाइस है, अगर आप लोग अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो और अच्छा सीखना चाहते हो, आपकी पूरी फार्मा हो चुकी है, सही हो गया ऑलमोस्ट। क्या करना है, आप जो जाओ रिपोर्ट्स देखो, देखा करो, खुद से ऑब्जर्व करो, क्या चीज ज्यादा हुई है, क्या चीज कम हुई है, देखो उसको कौन सी डिजीज है, आके सर्च करो कि क्यों इसमें ज्यादा होता है वो चीज। सही होगा ना, ये छोटी छोटी चीजें। और साथ फार्मा, उसको देखा करो कौन सी मेडिसिन दिया, उसको लिख के आके कमरे में बैठ के देखा करो ये कौन सी मेडिसिन है। फिर देखो आप लोग ने फार्मा में किधर पढ़ी है। इट विल हेल्प यू, ये बात याद रखना। जो वायरल इन्फेक्शन होती है उसमें लिम्फोसाइट ज्यादा होते हैं। वायरल इन्फेक्शन को न्यूट्रोफिल कुछ नहीं कह रहा होता, लिम्फोसाइट वायरल इन्फेक्शन में आप लोग देखोगे ज्यादा होते हैं, और न्यूट्रोफिल अगर कंपैरेटिवली देखो तो न्यूट्रोफिल का लेवल कम होता है। जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में से ऑपोजिट हो रहा होता है। इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन यू विल सी इंक्रीज इन द न्यूट्रोफिल एंड यू विल सी द डिक्रीज इन द लिम्फोसाइट। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैं इसकी ना आपसे इधर अभी एक और क्वेश्चन पूछना है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? मुझे बताएं, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब जाके जरूर रिपोर्ट्स देखना। थर्ड ईयर में आप लोग को कहेंगे कि वर्ड्स माइनर है, माइनर वर्ड्स है, कुछ कोई मसला नहीं, जाके रिपोर्ट्स देखो, जाके कुछ सीख लो, बाद में जो फाइनल ईयर में जाके बिस्ती करा के सीखना वो भी से सीख लो। चले, लिम्फोटॉक्सिक होते हैं। लिम्फोटॉक्सिक मतलब जो लिम्फोसाइट्स है उनको कम। अब मुझे बताएं, किसी को हिमाटोलॉजिकल कैंसर हो जाता है, हिमाटोलॉजिकल कैंसर हो जाता है, तो आप ये दे सकते हो, इट विल हेल्प इन हिमाटोलॉजिकल कैंसर। जब बताएं ये हिमाटोलॉजिकल कैंसर में हेल्पफुल होंगे अगर लिम्फोटॉक्सिक है। लिम्फोटॉक्सिक का मतलब ये है कि ये लिम्फोसाइट्स को, जो स्टीरॉइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कम करते हैं। सही हो गया। तो हिमाटोलॉजिकल कैंसर में क्या हुआ होता है, ये वाले सेल्स इंक्रीज हुए होते हैं।
सही हो गया। तो ये हेमाटोलॉजिकल कैंसर में आप स्टेरॉइड यानी यूज कर सकते हो। फिर आपको पता है कि आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन आती है तो आपकी बॉडी में दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। सही हो गया। एक तो आपकी बॉडी में जो पहले से जो इनेट रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट होता है। इनेट बैरियर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपका सलाइवा हो गया, आपका एसिड हो गया, आपके जो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रोफिल और जो पहले चीजें, जो इनेट इम्यूनिटी होती है, सबको पता है ना इनेट इम्यूनिटी होती है। एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो अकॉर्डिंगली बनती है। इनेट इम्यूनिटी आप लोगों के पास, सबके पास है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होती है जब कोई डिजीज होती है। जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, ये ऐसे उसको कोई इफेक्ट नहीं करते स्टेरॉइड, लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में ना ये स्टिल हेल्पफुल है। आपको पता है कि ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट होता है तो उसके रिजेक्शन के बड़े चांसेस होते हैं। डू यू नो कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जाती है तो रिजेक्शन के बड़े चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं होता आपकी बॉडी एक्सेप्ट करे, क्योंकि छोटे छोटे फैक्टर्स आप लोग पढ़ोगे इम्यूनो में, इस साल ही पढ़ोगे। छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, HLA फैक्टर्स वगैरह, ये चीजें इन हर चीज डिपेंड कर रही होती है। सही हो गया। बेशक आपने एक स्पीशीज से अपनी स्पीशीज से यानी इंसान से इंसान में किया ना, उसमें भी बड़े चांसेस होते हैं रिजेक्शन के। ऑटोग्राफ्ट अपनी बॉडी वाले में सही होता है बस। तो ये क्या करते हैं, जो स्टीरॉइड्स होते हैं ना, आप लोग देखना जिसका भी ट्रांसप्लांटेशन हुई होगी ना, वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स खाता है, और उसमें स्टीरॉइड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टीरॉइड्स वन ऑफ द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिसर्च उठा के देख लें, आप देखेंगे कि वो पेशेंट ले रहा होगा। कैंसर वार्ड में चले जाएं, वहां पे आप देखें हर बंदे के स्टीरॉइड्स लिखे होंगे। इसके अलावा भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स होते हैं, बट ये भी लिए जा रहे होते हैं। यहां तक समझ आया कि जो इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। ये इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स है, ये प्रोफ में SCQ आता होता है। सही हो गया, ये पता होनी चाहिए बात। नेक्स्ट आते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स क्या होते हैं। असल में ना कंफ्यूजन हो जाती है कि इम्यूनोसप्रेसिव में क्या लिख के आए, एंटी इन्फ्लेमेटरी में क्या लिख के आए। तो ये चीजें मैंने लहरा कर दी थी। आपको पता है कि ये स्टेरॉइड्स है वो न्यूट्रोफिल को इंक्रीज करते हैं। लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये पता तो होना चाहिए, लेकिन स्टिल ये मैं सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ। आपको पता है कि न्यूट्रोफिल को इंक्रीज करते हैं? किसको पता था, या किसी को भी नहीं पता था इंक्रीज करते हैं? चलिए, किसी को भी नहीं पता था। इट विल इंक्रीज अ न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट है डिक्रीज इओसिनोफिल करते हैं, बेजोफिल करते हैं लिम्फोसाइट। ये मैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा, ये मैं स्टीरॉइड्स की बात कर रहा हूँ कि जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो आपकी ब्लड पिक्चर जब आप करवाओगे तो उन्होंने न्यूट्रोफिल ज्यादा किए होंगे, बेजोफिल, लिम्फोसाइट और इओसिनोफिल कम किए होंगे। या आप लोग उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स लास्ट ईयर पढ़ के आए हो। ये स्टीरॉइड्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं कि वो न्यूट्रोफिल को इंक्रीज करता है, वो इओसिनोफिल, बेजोफिल एंड लिम्फोसाइट को डिक्रीज करता है। ये ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन को इनहिबिट करता है। मुझे बताएं, जो ल्यूकोसाइट है जब माइग्रेट होते हैं वहां पे जाके ये इन्फ्लामेशन वगैरह करवाते हैं। मतलब इन्फ्लामेशन में ल्यूकोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है कि ल्यूकोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन, आप सबको पता है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट कैसे आएगा कि उनकी माइग्रेशन बंद कर दो। सही हो गया। फिर इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2, ये सबने पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं फॉस्फोलाइपेज A2 को बंद करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी रुक गए और ल्यूकोट्राइन्स भी रुक गए। डिक्रीज मैसेंजर RNA फॉर COX-2, ये वैसे देख लेना, और इंटरल्यूकिन्स वगैरह को कम कर देते हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स है। ये डिफरेंट इफेक्ट्स है जो स्टेरॉइड्स के हैं। अच्छा मुझे बताएं, एक पेशेंट है, आपको मैं एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देता हूँ। एक पेशेंट है, उसको कोविड हुआ। सही हो गया। फिर वो कोविड से रिकवर हो गया। कोविड से रिकवर हुआ तो उसकी रिपोर्ट्स करवाई गई। रिपोर्ट्स में देखा गया कि न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज्ड है। सही है। जब कोविड हुआ था वो वाली रिपोर्ट्स भी पड़ी हुई थी, तो डॉक्टर ने देखा कि जब कोविड हुआ था तो उसके लिम्फोसाइट्स इंक्रीज थे। तो तो इसकी रीजन क्या हुई? मतलब कोविड से पहले उसके लिम्फोसाइट्स इंक्रीज थे, जब रिकवर होके उसकी रिपोर्ट्स डॉक्टर ने देखी, उस रिपोर्ट में डॉक्टर देखता है कि न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज है।
बताएं फिर क्या, क्यों ऐसा हुआ? कोविड में तो लिम्फोसाइट उसके इंक्रीज थे, मतलब उसकी रिपोर्ट एक थी 1 मार्च की, उसमें बिल्कुल लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हुए हुए। लेकिन जब रिकवर हो गया, 28 मार्च की रिपोर्ट थी, उसमें न्यूट्रोफिल्स बहुत ज्यादा थे। नहीं तो इधर लिम्फोसाइट ज्यादा थे, ये 1 मार्च को रिपोर्ट थी, ये 1 मार्च की रिपोर्ट थी, और ये 28 मार्च की रिपोर्ट थी। तो 28 मार्च पे क्यों न्यूट्रोफिल ज्यादा हुए? नो, एंडोजीनस स्टेरॉइड नहीं, इससे डॉक्टर के जहन में क्या आया होगा, आना चाहिए उसके जहन में ये बात आनी चाहिए कि जो इसका कोविड हुआ था उसकी ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स यूज हुए थे। वो देखेगा अगर ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स यूज हुए थे तो न्यूट्रोफिल का ज्यादा होना नॉर्मल है। ये पॉइंट समझ आ गया? कि आप कोविड के किसी रिकवर पेशेंट की रिपोर्ट देखना जिसको स्टेरॉइड्स दिए गए थे, आपको न्यूट्रोफिल ज्यादा मिलेंगे। सही हो गया? जाना किसी भी स्टीरॉइड जिसको दिए गए थे, ये ना हो कि उसको स्टीरॉइड दिए ही ना हो, जिसको स्टीरॉइड्स दिए गए थे ना उसकी रिपोर्ट देखना, उसकी रिपोर्ट में आपको न्यूट्रोफिल ज्यादा मिलेंगे। तो ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आप लोग कहोगे कि शायद न्यूट्रोफिल इसलिए ज्यादा हो जाते हो कि वायरल इन्फेक्शन थी, वो जब खत्म हुई तो न्यूट्रोफिल वापस आ गए, लिम्फोसाइट कम हो गए, कोई और रीजन नहीं होती, ये रीजन होती है। उसके अलावा अदर इफेक्ट्स हम अगर देखते हैं तो अदर इफेक्ट्स में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, वेट अ मिनट, स्लाइड्स बंद हो गया। अच्छा, अदर इफेक्ट्स में अगर लार्ज डोज में दिया ना तो ये बिहेवियरल चेंजेस करवा देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था ना एनसेड्स में, जब गाउट में हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि इसके इफेक्ट्स में बिहेवियरल चेंजेस होता है अगर ज्यादा डोज दी जाए, नॉर्मल डोजेस पे नहीं, ज्यादा डोजेस पे। और लार्ज डोज होती है ना, ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस कम कर देती है, और ज्यादा कर देती है, सॉरी। क्योंकि ये कैसे ज्यादा करेगी, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करेगी, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करती है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर भी खत्म होती है। बिसाइड्स दिस ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस भी ज्यादा कर देती है, तो ये डिक्रीज करती है रेजिस्टेंस टू द अल्सर, यानी ये अल्सर करवा सकती है। अब मुझे बताएं, यहां तक समझ आ गई है ना कि क्लिनिकली आप लोगों ने कैसे इसको लेके चलना है स्टीरॉइड्स को? आप लोग क्लिनिकली स्टीरॉइड्स को जब भी यूज करोगे आपको रिपोर्ट्स की चेंजेस पता होनी चाहिए। आप जब भी स्टीरॉइड्स को यूज करोगे आपको पता होना चाहिए कि अल्सर का पेशेंट है तो उसमें मसला हो सकता है। सही हो गया? जब आप स्टीरॉइड्स यूज करोगे आपको पता होना चाहिए कि इसने इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करना है, रोकना है। अब आपको अगर पता है कि इसने इम्यून सिस्टम को मतलब इनहिबिट करना है, तो उस पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना भी है आपने, इन्फेक्टिव उसको बताना है, उसको बताना है कि ज्यादा लोगों से ना मिले। मुझे बताएं, एक बंदा है जिसका इम्यून सिस्टम सप्रेस किया हुआ है, उसके घर मेहमान आई जा रहे हैं, मेहमान आई जा रहे हैं, किसी को खांसी नजला जुकाम हो, उसको 1 मिनट में लगेगा कि नहीं लगेगा? या कोई और डिजीज हो जो कि उस बंदे को तो कुछ नहीं कह रही, जिसको है। ऐसा होता है ना, आप पाकिस्तान में क्या होता है, कोई बंदा कोविड से सही होता है, पूरा खानदान पहुंच जाता है, ऐसा होता है। अभी सही नहीं भी हुआ था इधर वेस्ट पहले भी पहुंच जाता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको कहना है कि आपका इम्यून सिस्टम लो है, अगर उसको स्टेरॉइड्स दिए गए हुए हैं, आप प्रोटेक्शन करें अपनी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, याद रखना। स्टेरॉइड्स में एगोनिस्ट भी होते हैं, एंटागोनिस्ट भी होते हैं। एगोनिस्ट वो होंगे जो कि एगोनिस्ट एक्शन करेंगे, एंटागोनिस्ट जो है एंटागोनिस्ट। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में आप लोग डिफरेंट पढ़ोगे। मिनरेलोकोर्टिकोइड आप एल्डोस्टेरोन जानते हो, इससे वाकिफ हो। एंटागोनिस्ट आप लोग अभी देखते हो। ये आप लोग ना स्टेरॉइड की शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, ये वाला टेबल कर लेना, ये बुक में ऐसे नहीं है। ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट एक्टिंग में कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन आता है, इंटरमीडिएट में प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसिलोन, प्रेडनिसलोन, फ्लूडोकोर्टिसोन, ट्राइमेक्लिनोन, ये सारे आते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग में ना डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन। आप लोगों ने देखा है बड़े पोटेंट होते हैं डेक्सामेथासोन। ज्यादातर आप लोग यही, किसी के अगर घर में किसी को कोविड हुआ था और उसको स्टेरॉइड्स लगे हैं और वो थोड़ी क्रिटिकल स्टेज पे था, तो उसको आप देखना डेक्सामेथासोन लगे होंगे। सही हो गया? यूजुअली शुरू में ओरल स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं शुरू में, लेकिन जो ये होते हैं ना ये फिर थोड़े ज्यादा पोटेंट होते हैं, अकॉर्डिंग क्योंकि कोविड बड़ा जल्दी से लेके जा रहा होता है तो टाइमली हमें अच्छे स्टेरॉइड्स देने होते हैं। फिर आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात, मुझे बताएं, किसी को स्टेरॉइड देते हो उसका मिनरेलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी आएगी? अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड देते हो
तो हो सकता है उसकी मिनरेलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी भी हो। मुझे ये पॉइंट बताएं कि स्टेरॉइड देते हो तो मिनरेलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी हो सकती है। यस, तो आप लोगों को पता है कि कुछ स्टेरॉइड्स की मिनरेलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी भी हो सकती है, तो ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। अब किनकी कौन मिनरेलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी नहीं होती? मिनरेलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी किसकी नहीं होती? एक डेक्सामेथासोन की नहीं होती। डेक्सामेथासोन की जीरो मिनरेलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी है, जीरो। फिर उसके बाद बीटा मेथासोन यानी जो लॉन्ग एक्टिंग है ना, इनकी मिनरेलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी नहीं है। और उसके अलावा इसकी भी एक्टिविटी नहीं है, ट्राइमेक्लिनोन, इसकी भी जीरो मिनरेलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी है। तो ये आप लोगों ने याद करना है। फिर आपको पता होना चाहिए, कोई बंदा हाइपर टेंशन के साथ है तो आप उसको प्रेफर करोगे कि आप उसको ऐसा स्टीरॉइड दे दो जिसकी मिनरेलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी ज्यादा हो बहुत? मतलब इनकी भी आगे रेंजेस है, किसी की बहुत ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। आप उसको नहीं दोगे। देखो, मिनरेलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी होगी तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी, या आप उसको साथ डायूरेटिक्स शुरू करवाओगे, या आप उसके साथ प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे हाइपरटेंशन की। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी पेशेंट को डेक्सामेथासोन दे रहे हो, मुझे बताएं आपको हाइपरटेंशन की अलहदा से मैनेजमेंट की जरूरत है कि नहीं है? अगर आप किसी को डेक्सामेथासोन दे रहे हैं तब जरूरत है, तब जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी दे रहे हो जिसकी मिनरेलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी है, तब आपको हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट करनी है। आपको उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है, अगर मेंटेन नहीं हो रहा तो मैनेज करो। फिजियोलॉजिकल सिक्रीशन आपको पता है कि कोर्टिसोल की सर्केडियन रिदम फॉलो करती है, सुबह को ज्यादा होती है, रात को कम होती है। ये आप लोगों ने वैसे पढ़ा होगा, ये लास्ट ईयर आई थिंक लिखा होगा, गार्टन में भी लिखा होगा। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको सारी पता होनी चाहिए। फिर आपको आप लोगों ने देखे जो स्टेरॉइड से आप लोगों ने पढ़े थे एस्थमा के केस में, एस्थमा के केस में पढ़ के आए थे, जो स्टेरॉइड्स म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनकी सरफेस एक्टिविटी ज्यादा होगी। जो स्टेरॉइड्स म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनकी सरफेस एक्टिविटी, यानी वो सरफेस पे ज्यादा एक्टिव अपना रोल दे सकते हैं। जो आप स्टेरॉइड्स यूज करते हो अस्थमा में, वो ज्यादातर नॉर्मली अस्थमा में क्या करते हो, इनहेल्ड यूज करते हो ना। यूजली पीपल यूज इनहेल्ड स्टेरॉइड्स। तो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स की सरफेस एक्टिविटी भी तो ज्यादा होनी चाहिए ना, कि अब्जॉर्प्शन जल्दी हो उनकी म्यूकस से। म्यूकस मेम्ब्रेन से जब ऑब्जॉर्ब होंगे ऑब्वियसली तभी वो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे उधर। तो अगर सरफेस एक्टिविटी नहीं होगी तो वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? अगर वो सरफेस पे एक्ट ही नहीं कर रहे, नहीं कर सकते ना इनहेल्ड। तो जिनकी सरफेस एक्टिविटी अच्छी नहीं है, वो वाले स्टेरॉइड्स आप एस्थमा में एज इनहेल्ड स्टेरॉइड नहीं दे सकते। इनकी सरफेस एक्टिविटी बहुत अच्छी है, बेक्लोमेथासोन एंड ब्यूडिसोनाइड। इनको लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पेशेंट आता है, वो पूछते हैं कि कोई रेस्पिरेटरी का है, एकदम अस्थमा का अटैक आया, आपने स्टेरॉइड देना है जिसकी गुड सरफेस एक्टिविटी हो, तो आप कौन से नाम लिख के आओगे? बेक्लोमेथासोन और ब्यूडिसोनाइड। सही हो गया, आपने ये दो नाम लिख के आने हैं। अगर वो पूछते हैं पहले आप कौन सा दोगे, ये इनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। अब देखिए, जिनकी सरफेस एक्टिविटी ज्यादा है ना, ये एब्जॉर्ब नहीं होगे। जब ये एब्जॉर्ब नहीं होगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, क्या होगा? सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स कम आएंगे। क्लिनिकल यूजेस क्या हो सकते हैं? एड्रीनल डिसऑर्डर सबसे पहले, एडिसन डिजीज जब हमारे पास ये कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। एड्रीनल इनसफिशिएंसी, आप शॉक में पड़ोगे कि एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है, या वहां पे इन्फेक्शन हो जाए, या वहां पे ट्रॉमा हो जाए, कोई भी चीज जो ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना कम कर दे। सही हो गया। अब ना एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में यूज होते हैं। मुझे बताएं व्हाई यू कैन यूज इट इन एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। मुझे बताएं कि आप लोग एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में क्यों यूज करोगे? मुझे बताएं, किसी को पता है व्हाई यू विल यूज स्टेरॉइड्स इन एड्रीनल हाइपरप्लेजिया? वैसे आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, आप लोग को सबको पता होना चाहिए। किसी को नहीं पता कि एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में क्यों यूज कर सकते हैं? फीडबैक इनहिबिशन का नाम नहीं सुना किसी ने? डेली हम फीडबैक इनहिबिशन में कोई ना कोई बात लेके जाते हैं। क्या करते हैं जब ग्लूकोकोर्टिकोइड दोगे ज्यादा,
तो वो ACTH की सिक्रीशन को कम कर देगा। मुझे बताएं। हाँ जी। तो ये क्या करते हो, ग्लूकोकोर्टिकोइड देंगे तो क्या होगा, वो जाएगा ब्रेन के पास, पिट्यूटरी को कहेगा कि स्टेरॉइड्स पड़े हुए हैं, वो क्या करेगा, ACTH कम करेगा। ACTH ज्यादा था, ACTH ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो रही थी स्टेरॉइड, तो ACTH को हम इस तरह कम कर सकते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट, ये तो एड्रीनल यूजेस है। नॉन एड्रीनल यूजेस, एस्थमा, आप लोग पढ़ के आए हो क्यों एस्थमा में यूज होते हैं। फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, मैं आपको पीछे बता के आया हूँ कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को आपको हर वक्त थोड़ा इम्यूनोसप्रेस रखना होता है। अगर आप, क्योंकि ये लिम्फोटॉक्सिक है ना, तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, टी सेल्स जो होते हैं, वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में, वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से वो सेल्स को अगर आप सप्रेस रखोगे तो आप बचा सकते हो। फिर कोलेजन डिजीज, इन डिजीज में होता है। र्यूमेटिक डिसऑर्डर में आप लोग पीछे पड़ के आए हो। हीमोपोइटिक कैंसर में मैंने आपको बताया था हीमाटोलॉजिकली ये लिम्फोसाइट्स वगैरह को कम करता है, तो उसके कैंसर में। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ऐसा जिस पे इतना मैं कोई मिला नहीं। कीमोथेरेपी आप लोग को पढ़ाया होगा कि ये कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में यूज होते हैं। ये आता है हाइपरकैल्सीमिया में क्यों यूज होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ना, ये आपका जो विटामिन डी है, जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म के लिए 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी विटामिन डी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ऐसा होता था कि ये एक्टिव फॉर्म होती थी कैल्सिट्रायोल। तो जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज है ना, ये इसको इनहिबिट करते हैं। जब इसको इनहिबिट करते हैं, व्हाट विल हैपन, कि क्या होता है, विटामिन डी नहीं बनेगा। जब विटामिन डी नहीं बनेगा तो हाइपरकैल्सीमिया आप ट्रीट कर सकते हो। एंड माउंटेन सिकनेस में भी आप लोग यूज कर सकते हो। कीमोथेरेपी का आप लोग पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आ जाता है टॉक्सिसिटी। सो टॉक्सिसिटी आप लोगों को पता होगी। पहली टॉक्सिसिटी ग्रोथ इनहिबिशन, अभी पीछे बात हुई है कि ये बच्चों में ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, तो ग्रोथ इनहिबिशन। डायबिटीज ज्यादा करते हैं शुगर के लेवल को। मसल वेस्टिंग, प्रोटीन पे कैटाबॉलिक इफेक्ट था। ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस का ये पढ़ के आए हो, पीछे मैंने आपको बताया था कि ये ऑस्टियोप्रोसिस करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोल्ट रिटेंशन, जिनकी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होगी। वूंड हीलिंग रिड्यूस कर देते हैं। वूंड हीलिंग में क्या होता है, डिफरेंट सेल्स ने जाना होता है माइग्रेट करके वूंड की तरफ, वहां पे ये जाने ही नहीं देते, ये माइग्रेशन को ही रोक देते हैं। साइकोसिस, साइकोसिस बिहेवियर चेंजेस करवाते हैं। पिट्यूटरी सप्रेशन, ज्यादा दोगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्रेस कर देंगे। वेट गेन, वेट गेन में जैसे लिपिड एक्यूमुलेट होता है, और पेप्टिक अल्सर। मुझे बताएं यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है कि नहीं है। इधर तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में आपको सब कुछ क्लियर है, इसकी टॉक्सिसिटी, इसके यूज, इसके मैकेनिज्म्स, इसके डिफरेंट मैकेनिज्म जो आप लोगों ने देखे हैं। You people are clear regarding this or not? वुंड हीलिंग को यहाँ पे सेल्स माइग्रेशन नहीं होगी, सेल की माइग्रेशन नहीं हो रही। जब प्रॉपर माइग्रेशन नहीं हो रही तो वहां पे हीलिंग नहीं होगी। अब मुझे बताएं, जो डिफरेंट सेल्स होते हैं और जो कोलेजन की सिंथेसिस होती है, ये उसको स्टॉप कर रहा होता है, कोलेजन की सिंथेसिस को भी। मुझे बताएं कि ये अगर वहां पे चीजें नहीं पहुंच रही, वहां पे प्रॉपर जो होती है मशीनरी नहीं पहुंच रही, फाइब्रोब्लास्ट नहीं पहुंच रहे, यस, तो फिर ये क्या करेगा, वहां पे वुंड हीलिंग होने देगा। सरफेस एक्टिविटी और सिस्टेमिक अब्जॉर्प्शन का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। जो सरफेस एक्टिविटी होती है, वो मतलब ये होता है कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन से अब्जॉर्ब हो सकते हैं। अगर वो म्यूकस आपने दिया है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से अब्जॉर्ब हो गया, तो वो ब्लड में एंटर होंगे कि नहीं होंगे। मुझे बताएं, अगर वो म्यूकस मेम्ब्रेन से प्रेफरेबली अब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ब्लड में ज्यादा अमाउंट जाएगी कि कम जाएगी। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द, मैं ब्रोंकाई कह रहा हूँ, ब्रोंकाई कह रहा हूँ। म्यूकस मेम्ब्रेन के ब्रोंकाई के वहां पे सेल्स में अब्जॉर्ब हो गए हैं, तो वो ब्लड में कम जाएंगे, ब्लड में नहीं जाएंगे। देखिए ना, ब्रोंकाई का तो ब्लड से ताल्लुक नहीं। हम अस्थमा में क्या यूज करते हैं ताकि ब्रोंको डायलेट हो, ब्रोंको डायलेशन हो जाए। सही हो गया। वहां पे अगर उसकी एक्टिविटी ज्यादा है तो वहां पे यूज हो जाएंगे, ब्लड के अंदर नहीं जा सकेंगे। नाउ वी मूव टुवर्ड द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स।
मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ पे यूज होंगे? एड्रीनल इंसफिशिएंसी में, सही हो गया ना? एड्रीनल इंसफिशिएंसी, एडिसन्स डिजीज में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी काम होता है। टॉक्सिसिटी इनकी बड़ी इजी है, सोल्ट एंड फ्लूइड रिटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऑब्वियसली, और अगर बहुत ज्यादा यूज करोगे तो कुछ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी होती है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं? सॉल्ट और वाटर को ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। आप लोग को पता है एल्डोस्टेरोन का काम, तो ये वही वाला काम है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट देखते हैं। मिफप्रिस्टोन नाम सुना है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मिफप्रिस्टोन, किसी ने नाम सुना है इसका? कब सुना है? इसका नाम आप लोगों ने कल ही सुना है, विच इज द एबॉर्टिफिकेंट। आप लोगों ने कल ही इसको पढ़ा है कि ये एबॉर्टिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। ये मेनली मेडिकल अबॉर्शन के लिए यूज होते हैं अलोंग विद द किसके साथ? मिसोप्रोस्टोल के साथ, सही हो गया। कुशिंग सिंड्रोम के लिए ये रेयरली यूज होते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में भी ऑब्वियसली आप एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे रेयरली होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी आपने कल पर ही है कि वजाइनल ब्लीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि अब्डोमिनल पेन कैसे, कॉन्ट्रैक्शंस होगी, क्रैम्पिंग्स होंगी, पेन होगी। फिर उसके बाद जीआई अपसेट, अगर क्रैम्पिंग ज्यादा हो एब्डोमिन में तो जीआई अपसेट के चांसेस भी होते हैं। डायरिया और हेडेक, तो ये हेडेक तो वैसे नॉर्मल सा सिम्टम है, तो ये वाली चीजें करवाती हैं। आप लोगों को ऐसे कल बताया था, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर स्पाइरोनोलेक्टोन, इसका नाम सुना होगा? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट स्पाइरोनोलेक्टोन, इसका नाम सुने या इसका नाम नहीं सुना होगा किसी ने? तो इसका नाम भी आप लोगों ने सुना हुआ है। इट इज अ पोटाशियम स्पेयरिंग डायोरेटिक, सही हो गया। आप लोगों को क्या बार बार बताया गया था? जो स्पाइरोनोलेक्टोन है, इसका इफेक्ट क्या होता था? एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता था, spironolactone and epilerinone. What is the difference between the effect of spironolactone and epilerinone? मुझे बताएं, what is the difference between the effect of spironolactone and epilerinone? अब तक आप सबको आना चाहिए वैसे ये वाला effect. What is the difference? Both are aldosterone. No, epilerinone तो सोडियम चैनल ब्लॉकर नहीं था। बोथ आर एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इनमें क्या डिफरेंस आता है? स्पाइरेनोलेक्टोन, यस वेरी गुड बात है, इट इज एंटी एंड्रोनर्जिक। स्पाइरेनोलेक्ट्रॉन इज एंटी एंड्रोनर्जिक। मेल में क्या सिम्टम शो होगा? मेल में क्या टॉक्सिसिटी शो होगी अगर मेल के केस में दोगे? स्पाइरेनोलेक्ट्रॉन में क्या आपको शो होगा मेल में? गाइनेकोमस्टिया। तो ये आप लोगों को कल भी बताया था, वैसे भी बताया था, इट इज एंटी एंड्रोनर्जिक, याद रखना है। एपिलेरिनोन इज नॉट एंटी एंड्रोनर्जिक। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एपिलेरिनोन का ये सिम्टम नहीं आएगा, टॉक्सिसिटी नहीं आएगी, लेकिन स्पाइरेनोलेक्टोन की आएगी। फार्माकोकाइनेटिक आपको पता है, ये वीक एंटागोनिज्म देगा। यूजेस एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। हाइपोकैलीमिया में यूज होता था। बाकी डायरेटिक हाइपोकैलीमिया करवाते थे तो साथ आप स्पाइरेनोलेक्ट्रॉन डाल देते थे या एपिलेरिनोन डाल देते थे, क्योंकि ये पोटाशियम स्पेयरिंग थे। और याद है ना सबको कि आप लोगों ने पढ़ा था कि पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन में भी यूज होता है। पोस्ट मायोकार्डियल इन्फाक्शन में ये काफी अच्छा है, आप लोग देते हो, या आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोग को ये कार्डियो में पढ़ाया हुआ है। इसकी टॉक्सिसिटी, पोटाशियम स्पेयरिंग है तो हाइपरकैलीमिया। गाइनेकोमेस्टिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ स्पाइरेनोलेक्टोन देती है, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। याद रखना है स्पाइरेनोलेक्टोन और एपिलेरिनोन में ये डिफरेंस है कि स्पाइरेनोलेक्टोन इज एंटी एंड्रोनर्जिक। स्पाइरेनोलेक्टोन का फीमेल में यूज बताएं। स्पाइरेनोलेक्टोन का फीमेल में यूज बताएं, क्या यूज होता है, किस लिए यूज होती है? वेरी गुड। आप लोग इसको हिर्चुरिज्म में दे सकते हो, क्योंकि फीमेल में जो एंड्रोजन है ना, उसकी वजह से हिर्चुरिज्म हुआ था। सही हो गया, ये आप लोग को पता लग गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेरॉइड्स। कोई मुश्किल था इसमें? कोई चीज ऐसी हो जो लगी हो कि बाहर से है, या मुश्किल चीज हो? तो बहुत इजी है ये। ड्रग्स के नाम, अगेन एंडो में ड्रग्स के नाम मैटर करते हैं, और जो जो छोटी छोटी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, ये लाइफ में मैटर करती हैं। ये स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स आप लोगों को जो मैं प्रेफर करूंगा, स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड जो डेक्सामेथासोन, इनको देखो। डेक्सामेथासोन ही आज
अप्रूव्ड है। आप लोग को याद है कि न्यूज आई थी कि स्टीरॉइड्स अप्रूव हो गया फॉर द कोविड, और डेक्सामेथासोन थे, सारे मार्केट से वो निकल गए थे। तो डेक्सामेथासोन थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी नहीं होती, यही ज्यादातर यूज भी होते हैं कोविड में। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो रिपोर्ट्स वाली चेंजेस होती है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्योंकि रिपोर्ट्स वाली चेंजेस क्यों पता होनी चाहिए, मुझे बताएं। आपको क्यों पता होना चाहिए कि न्यूट्रोफिल ज्यादा हुआ है तो इसकी वजह से हुआ है? आपको क्यों पता होना चाहिए? हर चीज पे सोचा करें कि ये क्यों होता है। जब आपको पता लग जाए क्यों होता है, तो आपको इसका पता होना क्यों जरूरी था। अगर आप ये क्वेश्चंस अपने आप से करने लग जाएंगे ना, आपको हर चीज समझ आती जाएगी। क्योंकि न्यूट्रोफिल एक बड़ी कॉमन कंडीशन के साथ ज्यादा हो सकती है। वो क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सही है ना? अगर आप जाओ, डॉक्टर को रिपोर्ट दो, वो देखे न्यूट्रोफिल ज्यादा है, वो आपको एंटीबैक्टीरियल शुरू करवा दे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप डॉक्टर के पास गए हो, आपने उसको रिपोर्ट दिखाई है, और मतलब कोविड के बाद आप गए हो, बाद में वैसे ही उसको रिपोर्ट दिखाई है, उसने कोई हिस्ट्री नहीं ली, न्यूट्रोफिल उसने ज्यादा देखे, उसके पहले ज़हन में सवाल आएगा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? आएगा कि नहीं आएगा? कि न्यूट्रोफिल इतना ज्यादा है, ईएसआर तो ज्यादा हो गई, तो उसके जहन में आएगा वो एंटीबैक्टीरियल शुरू करवा दे। अगर एंटीबैक्टीरियल कौन सा बंटी हैं जो, या टॉफी हैं जो आप दे सकते हो हर टाइम, वो देखेगा इतना न्यूट्रोफिल ज्यादा, उसने स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल शुरू करवा देनी है। तो याद रखना, हिस्ट्री इज द की। आपने सिर्फ उस रिपोर्ट पे जज नहीं करना, आप उसे कहोगे अपनी पिछली रिपोर्ट्स भी दिखाएं, उसकी पिछली रिपोर्ट देखोगे, आप पूछोगे इससे पहले कौन सी डिजीज हुई है, वो देखोगे, फिर देख। हिस्ट्री, आप लोग अब थर्ड ईयर में हो गए, आप लोगों को कॉलेज भी खुल जाने हैं, तो आप लोग को हिस्ट्री टेकिंग सीख लेनी है। हिस्ट्री टेकिंग अगर आपको आती है ना, आपको थर्ड ईयर में भी चीजें पता लगनी चल जाएगी, आगे तो काम आनी ही आनी है ना। तो हिस्ट्री टेकिंग में सीखना सारे स्टेप्स होते हैं कि किस तरह आपने इंट्रोडक्शन, क्या उसके इंट्रो में पूछना है, फिर आपने क्या उसके बारे में, उसकी मेडिसिनल हिस्ट्री पूछनी है, उसकी सिस्टेमिक हिस्ट्री पूछनी है, उसकी करंट कंप्लेन कैसे पूछनी है, उसकी सोशल लाइफ पूछनी है, हर चीज पूछनी होती है। जिसकी हिस्ट्री अच्छी है, जिसको हिस्ट्री लेना आती है, जिसको जल्दी से क्लिक करना आता है कि ये चीज है तो ये चीज हो सकती है। सबसे हमेशा याद रखें, कभी भी आपने अच्छी अपना डायग्नोसिस बनाना है, तो आप लोग हमेशा सबसे कॉमन चीज को सबसे पहले सोचें, फिर सबसे कॉमन मेडिसिन का साइड इफेक्ट सबसे पहले सोचें, और फिर उनको कंपेयर करें, फिर उस ये हिस्ट्रीज को देखें। तो आप हमेशा अच्छी मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो कि डायग्नोसिस। तो ये चीजें बड़े आगे फायदा देगी अगर अभी से आप लोग ये चीजें अपनी प्रैक्टिस करने लग जाओ। बाद में तो ये आपको फायदा देना ही देना है, लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस जरूरी होती है। अगर आप बाद में जाके प्रैक्टिस करोगे, आप लोग ये बेसिक्स से रह जाओगे। बेसिक्स हमेशा आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी। फोर्थ फाइनल ईयर में जाओगे, आगे आपने क्या पढ़ना है? आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ने हैं, आप बहुत स्कैटर्ड चल जाओगे। वो तो इतने ज्यादा ज्यादा होते हैं, 5 5 10 10 होते हैं। लेकिन अभी आपको तो बेसिक पता है ना, अभी आपको एक दो चीजें पता है, तो आप एक दो चीजों को करोगे तो आप स्ट्रांग हो जाओगे, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता माइनर चीजों के साथ उसको डिफरेंशिएट करने में इजी रहोगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इट विल हेल्प यू। नाउ वी मूव टुवर्ड द लास्ट चैप्टर, जो मतलब एंडो का है, लेकिन डायबिटीज वाला चैप्टर रहता है। मतलब आज हम स्टीरॉइड्स और ये वाला चैप्टर कर रहे हैं, डायबिटीज वाला कल है। तो जो लास्ट चैप्टर है बोन मिनरल मेटाबॉलिज्म का होगा आपकी बुक में, एंडो में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक ड्रग सबसे इंपॉर्टेंट है जो आती है रिपीटेडली। बाकी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। सबसे पहले पैराथाइरॉइड हार्मोन का आप सबको फंक्शन याद है? लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था पैराथाइरॉइड हार्मोन। पैराथाइरॉइड हार्मोन का कैल्शियम पे क्या क्या इफेक्ट होता था, जो आप लोग मुझे बताएं, बोन पे क्या इफेक्ट होता था? ब्लड इंक्रीज, कैल्शियम, ब्लड का कैल्शियम इंक्रीज करता था। बोन पे क्या होता था? बोन का कैल्शियम कैसे क्या करता था? बोन का कैल्शियम डिक्रीज करता था, चले गुड हो गया। इंटेस्टाइन से कैल्शियम की क्या करता था? इंटेस्टाइन के कैल्शियम को क्या अफेक्ट करता था? इंटेस्टाइन के कैल्शियम को क्या affect करता था? यस, वेरी गुड, इंटेस्टाइन का अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता था। किडनी में कैल्शियम का क्या इफेक्ट लाता था? किडनी से क्या करवाता था कैल्शियम के? किडनी से भी इंक्रीज अब्जॉर्प्शन करवाता था। किडनी से फोस्फेट का क्या करवाता था? फोस्फेट का कुछ करवाता था ये? यस, ये याद रखना है, ये इंक्रीज करता था फोस्फेट की एक्सक्रीशन।
कैल्शियम अब्जॉर्ब करवा लेता था, फॉस्फेट एक्सक्रीट करवा देता था, यानी हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोफोस्फेटीमिया। अच्छा मुझे अब बताएं विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम पे, बोन पे क्या इफेक्ट करवाता है? बोन के कैल्शियम पे डायरेक्टली क्या इफेक्ट करता है खुद? विटामिन डी। विटामिन डी ओवरऑल क्या करवा रहा था बताएं? विटामिन डी ओवरऑल क्या करवा रहा था? अच्छा विटामिन डी का बोन पे क्या इफेक्ट होता है, कि डेपोजिशन होता है, कि उससे रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये आप लोगों ने देखना है। सही हो गया? या दोनों होते हैं? अगर दोनों होते हैं तो कौन सी चीज कब होता है? वेरी गुड। लो डोज पे ये क्या करवाते हैं? बोन की डेंसिटी को इंक्रीज करवाता था। सही हो गया। और लार्ज डोजेस पे रिजॉर्प्शन करवाता था। ये आप लोगों ने गाइडन में पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर। सही हो गया ना? कि लो डोज पे उन्होंने लिखा होगा गाइडन में कि ये बोन की डेंसिटी को क्या करवा रहा है? इंक्रीज करवाता है। लेकिन जब हाई डोजेस पे दोगे तो ये बोन से रिब्जॉर्प्शन करवाने लग जाता है। या बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था सेकंड ईयर में। अच्छा जी, फिर मुझे बताएं जो विटामिन डी का किडनी पे क्या इफेक्ट है? किडनी से क्या करवाएगा कैल्शियम के बारे में? किडनी से कैल्शियम का क्या करवाता है? देखें ये सारी बेसिक आप लोग को पता होनी चाहिए। अब्जॉर्प्शन करवाएगा। फोस्फेट पे क्या करवाता था ये फोस्फेट पे क्या इफेक्ट करवाता है? वेरी गुड वासे। सो ये फोस्फेट की भी रिब्जॉर्प्शन करवाता है। तो आपने क्या देखा कि इसके ऑलमोस्ट पैराथाइरॉइड हार्मोन वाले इफेक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट पैराथाइरॉइड वाले इफेक्ट्स हैं। लेकिन पैराथाइरॉइड वाले पोटाशियम फोस्फेट की एक्सक्रीशन को ज्यादा करते थे। पैराथाइरॉइड फोस्फेट की एक्सक्रीशन ज्यादा करते थे। और जो विटामिन डी है वो फोस्फेट की एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है। सही हो गया? फोस्फेट की एब्जॉर्प्शन ज्यादा करता है विटामिन डी। फिर विटामिन डी की लो डोज पे आप लोग देखते हो, विटामिन लो डोज पे बोन पे डेपोजिशन करवाता है, और हाई डोज पे बोन की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ये थोड़ी सी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। सही हो गया। अब मुझे बताएं कैल्सिटोनिन का क्या इफेक्ट होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन? कैल्सिटोनिन डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम। सो वेरी गुड। डिक्रीज कैसे करवाएगा ब्लड कैल्शियम को? यस, इंक्रीज डेपोजिशन बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी डिक्रीज करता है। बेसिकली क्या करेंगे आप लोग आगे देखोगे कि किस तरह ये काम करता है। सही हो गया। अब हम वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले मैंने ड्रग डाली है बिसफॉस्फोनेट। ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है तो इसे मैंने सबसे पहले ऐड किया। सही हो गया। जो आपने पीछे पढ़ा है वो हॉर्मोन्स से कि हॉर्मोन्स नहीं थे? जो अभी पढ़े हैं कैल्सिटोनिन और पैराथाइरॉइड, ये हॉर्मोन्स से। विटामिन डी ये उस कैटेगरी में आते थे ना। कुछ नॉन हार्मोनल ड्रग्स होती हैं। बिसफॉस्फोनेट इज अ नॉन हार्मोनल ड्रग। बिसफॉस्फोनेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। जो कि ये ना ऑलमोस्ट आज आपने सारी जो ड्रग्स बनी है ना, सबसे पहला उनका मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहला उनका मेन फंक्शन है ऑस्टियोप्रोसिस में यूज। सही हो गया, सिवाय एक ड्रग के। उसका यूज आप हाइपर पैराथाइरॉइडिज्म में करोगे, वो हम देखते हैं कौन सी है, वो आगे आएगी। पहले बिसफॉस्फोनेट पे आता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? जो बिसफॉस्फोनेट है ना, इसको लिख लें। अनलिमिटेड टाइम इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज बहुत बनते हैं। एससीक्यू आते ही, अभी तक जितने भी एससीक्यू देखेंगे उसमें मेन यही आया हुआ है। ये क्या करता है? ये बोन की रीअब्जॉर्प्शन कम करवा देता है। सही हो गया, बोन की रीअब्जॉर्प्शन कम करता है। कोई कंप्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू ना, ये विटामिन डी फॉर्मेशन और जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा करवाता है, इंटेस्टाइन से इंक्रीज करता है। सही हो गया। यहाँ पे मैं लिखूं, माय इंटेस्टाइन इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करवाता है। नेक्स्ट थर्ड इफेक्ट इसका क्या आता है? एक इफेक्ट आता है डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ओस्टियोक्लास्ट एंड सप्रेस द ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। मुझे बताएं, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी अगर कम है तो आप ओस्टियोप्रोसिस से प्रिवेंट कर सकते हो। अगर ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम है
आप ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट कर सकते हो। यस, यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम द ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हो, रिजॉर्प्शन भी कम करवा रहा है, यानी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी मेन इसका ऑस्टियोक्लास्टिक पे बहुत इफेक्ट होता है। कोई कम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू विटामिन डी पे एक्ट कर रहा है और क्या करवाता है, इंटेस्टाइनल कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाता है ताकि कैल्शियम आए। तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कैसे कम करवाता है? फर्नेसाइल फोस्फेट सिंथेज एक एंजाइम होता है जिसका रोल होता है ऑस्टियोक्लास्ट के सर्वाइवल में। एक फर्नेसाइल पायरोफोस्फेट सिंथेज एंजाइम है जो ऑस्टियोक्लास्ट की जिंदगी में रोल रखता है, यानी उसको सर्वाइव करवाने में हेल्प करता है। ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। सही हो गया। ये अगर मोर स्पेसिफिकली जाए ना कि ऑस्टियोक्लास्ट को कैसे कर रहा है, तो फर्नेसाइल पायरोफोस्फेट सिंथेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करके। मैकेनिज्म इसका आना चाहिए। ये ना, ये मैंने कहीं और से डाला है, ये वाला मैकेनिज्म जो आप दिखाया जो टेबल में है, ये मैंने कहीं और से डाला है नेट से, बट ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ था। टिश्यू लेवल पे इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं? ये बोन टर्नओवर और बोन रिजॉर्प्शन कम करता है, वही बातें हैं लेकिन थोड़ी डिटेल में है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये ना असल में वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा में ये अगर पूछे ना इस चैप्टर से तो यही क्वेश्चन आता है। कहते हैं अच्छा बताओ बिस्फोसफोनेट्स क्या होते हैं। टिश्यू लेवल पे ये बोन टर्नओवर कम कर रहा है, बोन रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, नंबर ऑफ न्यू बोन मल्टी। अच्छा, ये ना बोन की फॉर्मेशन को भी रोक रहा होता है। देखें, ये ना बोन रिजॉर्प्शन के साथ ना बोन फॉर्मेशन को भी रोक देता है। सही हो गया। मतलब कंप्लीटली नहीं रोक रहा होता। जब दोनों के इफेक्ट्स को देखा जाता है ना, तो बोन रिजॉर्प्शन को ये ज्यादा रोक रहा होता है कंपैरेटिवली। तो आपको क्या मिलता है? होल बोन बैलेंस मिल जाता है। ओस्टियोक्लास्ट पे क्या इफेक्ट करता है? ये सेलुलर लेवल है। ओस्टियोक्लास्ट की रिक्रूटमेंट कम कर देता है, भर्ती कम कर दी। सही हो गया। ओस्टियोक्लास्ट की अपोप्टोसिस ज्यादा कर देता है, यानी ओस्टियोक्लास्ट अपोप्टोसिस खत्म हो गए। ओस्टियोक्लास्ट की एडहेजन कम कर देता है। ये सारी वही चीजें करवा रहा है जो कि ओस्टियोक्लास्ट को क्या कर रही है, कम कर रही है, और ओस्टियोब्लास्ट की डिफरेंशिएशन और नंबर ज्यादा कर रही है। मुझे बताएं, ओस्टियोब्लास्ट अगर ज्यादा हो जाएंगे तो बोन के लिए एक हद तक अच्छा इफेक्ट आने लग जाएगा बाद में। हाँ जी, आ जाएगा इफेक्ट। तो ये आपने इनके दो करने हैं। मोलिकुलर लेवल को बेशक ना देखें इधर से, जो मैंने पीछे बताया ना वो वाला साथ कर लें। मैकेनिज्म आप लोगों ने बुक से एक बारी ऑब्वियसली कर लेना, लिख लें एक बारी, ये बुक से ही है वैसे भी। यूजेस क्या होता है? किसी को पता है कि व्हाट इज पैगर्स डिजीज? किसी ने पैगर्स डिजीज के बारे में सुना हुआ कभी पहले? व्हाट इज पैगर्स डिजीज? क्या होती है पैगर्स डिजीज? शायद सुनी हो किसी ने, कभी नहीं सुना। जो पैगर्स डिजीज होती है ना, उसमें ना एक्सेसिव बोन रिजॉर्प्शन होती है। एक्सेसिव बोन रिजॉर्प्शन। अब एक्सेसिव बोन रिजॉर्प्शन हो रही है तो वो रिजॉर्प्शन करवा कौन है? ये रिजॉर्प्शन होती है पैगर्स डिजीज में, ये करवाता कौन है? हाँ जी, बोन में गड्ढे बन जाते हैं, वेरी गुड। ये रीअब्जॉर्प्शन वैसे करवाता कौन है? ऑस्टियोक्लास्ट करवाते हैं। तो मुझे बताएं, अभी जो आपने पढ़ी है ड्रग, ये ऑस्टियोक्लास्ट को रोक रही है? ऑस्टियोक्लास्ट को रोक रही है? तो ये ऑस्टियोक्लास्ट को अगर रोकती है तो ये ड्रग पैगर्स डिजीज में यूज होती है, ऑस्टियोप्रोसिस में यूज होती है। फिर उसके बाद हाइपर कैल्सीमिया मेलिग्नेंसी। मुझे बताएं, जो हाइपर कैल्सीमिया होता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है, वो बोन रिजॉर्प्शन और इन कंडीशंस की वजह से भी हो जाता है ना। तो अगर आप बोन रिजॉर्प्शन कम कर दो, ये चीजें कम कर दो, तो हाइपरकैल्सीमिया रुक जाएगा। मेलिग्नेंसीज और भी बड़ी डिफरेंट होती हैं, तो वो डिपेंड करता है वो किसको रेफर कर रहा है। बट उसमें हो सकता है पैगेज डिजीज को कर रहा हो, तो ऑब्वियसली इन पैगेज डिजीज कैल्शियम लेवल विल इंक्रीज, और ये इस तरह कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करती है। इसकी डोजेज आप लोगों ने ना ऐसे याद करनी है। ये मैंने ना नाम लिखे हुए हैं, मतलब मैंने पहला नाम का वर्ड लिखा हुआ है। ए मेंट फॉर एलिंड्रोनेट। ये ना ड्रोनेट होते हैं, इनके नाम के साथ ड्रोनेट आता है। ड्रोनेट। तो डेली डोज वाले में ये एक होता है एलिंड्रोनेट, आई से होता है इबेंड्रोनेट, आर से होता है रेजेंड्रोनेट, और जेड से आप लोग के पास होता है जोल्ड्रोनेट। ये डिफरेंट नेम्स है।
ये ना इसकी डेली अगर डेली आपने डोज देनी है तो आपने ये तीनों ड्रग देनी है, वीकली ओरल देनी है तो आपने ये देनी है, मंथली ओरल देनी है तो बेंड्रोनेट, क्वार्टरली अगर देते हो तो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन देना है तो सिर्फ बेंड्रोनेट, और अगर साल में एक बार यूज करनी है तो आप लोग देंगे जोल्ट्रोनेट। ये इनको बस ऐसे ही आप लोगों ने नाम याद करने होते हैं, ये इस तरह याद कर लीजिएगा, आपको वैसे याद हो जाएंगे। सही हो गया। ये इनकी डिफरेंट डेली डोजेज है। जब क्वार्टरली और एनुअल पे पहुंचते हैं तो इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं, शुरू में ओरली होती हैं। तो ये इसकी डोजेज आप लोग याद करना, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पता होना चाहिए कौन सी ड्रग देते हैं। इसके साइड इफेक्ट बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं आपसे, साइड इफेक्ट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट गैस्ट्रिक एंड एसोफेगल इरिटेशन। मुझे बताएं, इसमें ना पूछते पता क्या है, टीचर से पूछते हैं गैस्ट्रिक और एसोफेगल इरिटेशन करवाती है ये ड्रग, आप क्या कहोगे पेशेंट को, आप पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे? आपने पेशेंट को एडवाइस करनी है कि आपने ज्यादा पानी के साथ ये पीनी है। सही हो गया। आपने उनको कहना है कि आपने ना ये ज्यादा पानी के साथ पीनी है। अगर ये ज्यादा पानी के साथ ड्रग लेंगे ना तो रिफ्लक्स, एसोफेगल रिफ्लक्स अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो सरफेस है ना, सरफेस पे इरिटेशन करवाती है। तो आपने ज्यादा पानी के साथ वाली एडवाइस बहुत अच्छे से देना है। सही हो गया। आपने उसको ये एडवाइसेस देनी है। सही हो गया। ज्यादा पानी पियो, बाकी जो और चीजें एग्रवेट कर सकती है, यस वेरी गुड, स्पाइसी फूड आपने नहीं खाना। तो ये पॉइंट आपने बताना है, और ये पूछते हैं टीचर्स, ये सुनना चाह रहे होते हैं कि आप बताओ। फिर रीनल इम्पेयरमेंट, ये रीनल इम्पेयरमेंट करवा सकती है। तो रीनल इम्पेयरमेंट का क्या इनकी रीजन है कि जो बिसफॉस्फोनेट होते हैं ना, एलिमिनेट होते हैं किडनी से। तो रीनल क्लियरेंस में ये ना किस तरह निकलते हैं, एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से भी निकल सकते हैं, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूलर से भी निकल सकते हैं। तो देखा गया जब बिसफॉस्फोनेट हाई डोजेस पे दिए गए, हाई डोजेस पे दिए गए तो ये काफी रीनल साइड इफेक्ट्स करवा देते, तो ये हाई डोजेस में नहीं देते आप। सही हो गया, क्योंकि ये रीनल इम्पेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ। ये आप ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ देख सकते हैं, ये ऑस्टियोनेक्रोसिस है जॉ की। इसका क्या था, द मैकेनिज्म बाय विच बिसफॉस्फोनेट का ऑस्टियोनेक्रोसिस इज नॉट प्रूवन, प्रूवन नहीं है। बट क्या डिफरेंट रिसर्चेस क्या कहती है कि ये शायद वूंड हीलिंग को डिक्रीज करते हैं, एंटी एंजियोजेनिक इफेक्ट होते हैं, यानी वहां पे ब्लड वेसल्स नहीं आने देती। मुझे बताएं, जहां पे अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई आना बंद हो जाए, वहां पे प्रॉपर बोन पे अगर कोई इफेक्ट आ जाए, तो ब्लड सप्लाई ना आए तो नेक्रोसिस हो सकता है। तो ये स्कीमिक चेंजेस करवाते हैं। ये इसका प्रपोज्ड है, मतलब ये बुक में भी कहीं नहीं लिखा हुआ, बस दिस इज द प्रपोज मैकेनिज्म जो वो कहते हैं। तो ये इसके एडवर्स फैक्ट, ये तीन एडवर्स फैक्ट ना बड़े इंपॉर्टेंट है। चल ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग थी, इसको ना आपने सारा करना है ए टू जी, रट्टा मार लें, जहां मर्जी से करें, बेशक इसको दो बुक से करें, जैसे भी करना है अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है जो मैं पीछे करवा चुका हूँ, बिसफॉस्फोनेट लिख लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी मूव टू द विटामिन डी। इसके बारे में कोई और इंपॉर्टेंट बात इंटरनेट से मिलती है उसको भी ऐड ऑन कर लेना, वैसे मैंने ऐड कर दी है। जो एडवर्स फैक्ट्स की बातें थी ना, ये मैंने इस साइड पे ऐड कर दी है, बट अगर आपको कोई और मिलती है तो और भी ऐड कर सकते हैं अपने लिए। डोजेज भी कर लेना, यूजेज आपको बता दिए करते हैं, फिर उसका मैकेनिज्म अच्छे से रट्टा मारना, जो भी है बता दिया आपको। वैसे विटामिन डी, विटामिन डी के बारे में सबको पता है। विटामिन डी तो सबको ही पता होगा कहाँ से आता है, व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये सबको आना चाहिए, ये तो नर्सरी प्रेप से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन डी का सोर्स क्या है? वेरी गुड, सो सनलाइट। अच्छा जी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी में विटामिन डी यूज हो सकता है। विटामिन डी का भी यूज हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी में, सबसे पहली चीज। नेक्स्ट, विटामिन डी, आप लोगों ने पढ़ा हो ना, कैल्सीट्रायोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी। तो ये पता होना चाहिए कि कैल्सीट्रायोल इज द एक्टिव फॉर्म, जो आप लोग पढ़ते हो 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी, ये पता होना चाहिए। ये ना यूज होता है सेकेंडरी हाइपर पैराथाइरोइडिज्म की मैनेजमेंट में। डू यू नो कि सेकेंडरी हाइपर पैराथाइरोइडिज्म क्या होता है? पढ़ा होगा वैसे आप लोगों ने, पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता बता देता हूँ। पहले बताएं, आप लोग को पता है सेकेंडरी हाइपर पैराथाइरोइडिज्म क्या होता है? याद है किसी को? नहीं याद? चलिए मैं बता देता हूँ। अगर कैल्शियम का लेवल लो है,
तो मुझे बताएं पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा? अगर कैल्शियम लेवल लो है तो पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा होगा? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल लो देखा तो पैराथायरॉयड ज्यादा होगा। तो सेकेंडरी चीज क्या होती है? किसी की वजह से वो चीज होना, यानी कैल्शियम लो हुआ तब पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा हुआ, तो ये सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म होगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। समझ आ गया कि सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है? आप सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट में क्या करते हो? ये हुआ क्यों था? क्योंकि कैल्शियम का लेवल लो था। आप पेशेंट को विटामिन डी देते हो। विटामिन डी क्या करेगा? कैल्शियम का लेवल को ज्यादा करवाएगा? मुझे बताएं, विटामिन डी कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करवा देगा? विटामिन डी दिया, जब विटामिन डी ने ज्यादा करवाया कैल्शियम का लेवल, तो पैराथायरॉयड हार्मोन अपना आप को कम कर देगा। पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसने देख लिया है कि कैल्शियम कम हो गया, सॉरी, उसने देखा है कैल्शियम सही हो गया, अब वो सोच रहा है मैं कम हो जाता हूँ, तो पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाएगा। तो दैट इज हाउ इट इज यूज इन सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। समझ आ गया ना? सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होने के चांसेस सबसे ज्यादा क्या है? क्रोनिक किडनी डिजीज। वाई? क्रोनिक किडनी डिजीज में सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्यों हो रहा है? हम्म, इसके अलावा, वेरी गुड, विटामिन डी की रास्ते में किडनी आती थी, किडनी और लिवर, ये दोनों आते थे। तो किडनी अगर सही नहीं है तो विटामिन डी सही से प्रोड्यूस होगा? नहीं ना। तो विटामिन डी सही से नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो ऑटोमेटिकली हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, तो आप उसके लिए यूज करोगे, फिर ये सही हो गया। फिर उसके बाद ये एक और यूज है कि मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोथायरॉयडिज्म पे पैराथायरॉयड। अगर कोई बंदा का पैराथायरॉयड हार्मोन कम है, तो आप लोग बताओ कि कैल्शियम कम होगा? अगर किसी का पैराथायरॉयड हार्मोन कम है तो कैल्शियम लेवल कम होगा, तो कैल्शियम लेवल कम होगा, तो आप उसको विटामिन डी दे दो, कैल्शियम लेवल सही हो जाएगा। तो आप हाइपोकैल्सीमिया इन द पेशेंट विद हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में भी यूज कर सकते हो। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तब भी यूज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ड्रग एक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। कैल्सिट्रायोल इज एक्टिव फॉर्म। कैल्सिट्रायोल डिक्रीज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन को, लेकिन ये हाइपर कैल्सीमिया करवा सकता है। इस बात से सारे एग्री करते हो कि पैराथायरॉयड को ये कम करवा देगा, लेकिन कैल्शियम को ज्यादा करवा देगा? ऐसा होता है। फिर विटामिन डी में से ना जो कोल कैल्सीफिरोल होता है, कोल कैल्सीफिरोल एक विटामिन डी होता है, ये आप क्या किधर प्रेजेंट होता है? दिस इज प्रेजेंट इन द मिल्क। ये ऑल्सो एमसीक्यू क्वेश्चन है, सही हो गया। फिर एक आप पढ़ोगे कैल्सिपोट्राइन। कैल्सिपोट्राइन यूज होती है सोरियासिस में। आप लोगों ने आप लोग को कुछ पता है कि ये सोरियासिस, सोरोसिस, ये क्या होता है? आपने देखा होगा स्किन पे आपने रैशेस देखे होंगे। आप लोग ना ये जाना डर्मा वार्ड में, बड़े पेशेंट मिलेंगे, नजर आएंगे, डर्मा वार्ड में होते हैं काफी। तो ये ना उसके ट्रीटमेंट में यूज हो जाता है। तो दिस इज अ स्किन डिसऑर्डर। फिर एक इसी तरह का विटामिन डेरिवेटिव एक पढ़ोगे, पेरी कैल्सिटोल। पेरी कैल्सिटोल पीटीएच को तो डिक्रीज करता है, लेकिन इसका क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि हाइपर कैल्सीमिया कम करवाएगा। कौन हाइपर कैल्सीमिया ज्यादा करवाता है? मुझे बताएं, कौन हाइपरकैल्सीमिया ज्यादा करवाता है? कैल्सिट्रायोल। तो इसको ये एडवांटेज है कि ये वो वाला काम दे रहा है, लेकिन हाइपरकैल्सीमिया ये कंपैरेटिवली कम करवाता है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। टॉक्सिसिटी, ये हाइपरकैल्सीमिया करवा सकता है। विटामिन डी डी ज्यादा है तो कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। विटामिन डी ज्यादा है तो हाइपरफोस्फेटीमिया, किडनी से ऑब्जॉर्ब, और हाइपर कैल्सी यूरिया भी करवा सकता है। अगर कैल्शियम लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कैल्शियम किडनी में ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा होगा,
कैल्शियम किडनी में जाएगा कि नहीं जाएगा? और उसके साथ पैराथाइरॉइड हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। पैराथाइरॉइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। मुझे बताएं, कैल्शियम ज्यादा हो गया, कैल्शियम ज्यादा हुआ, उसने पैराथाइरॉइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम कर दी। पैराथाइरॉइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा? कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगी और फोस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? पैराथाइरॉइड हार्मोन जब कम होता है तो ये दोनों फैक्ट्स आते हैं। तो जो कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज्यादा हो रही है वो हाइपरकैल्सीयूरिया है, जो पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है वो हाइपरफॉस्फेटीमिया। विटामिन डी का डायरेक्ट इफेक्ट भी फॉस्फेट पे होता है कि वो ज्यादा करवाएगा। तो ये डिफरेंट टॉक्सिसिटी की रीजन है। सही हो गया कि ये हाइपरकैल्सीयूरिया और कैल्सीमिया दोनों सेम टाइम पे हो रहा है। नाउ वी मूव टू द पैराथाइरॉइड हार्मोन एनालॉग। मुझे बताएं, पैराथाइरॉइड हार्मोन एनालॉग ऑस्टियोप्रोसिस में यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। चलें, अब हम यही पढ़ने लगे हैं कि पैराथाइरॉइड हार्मोन एनालॉग ऑस्टियोप्रोसिस में यूज हो सकता है। आप लोगों ने कल फैक्ट पढ़ा था, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, और वो यूज हो रहा था। सेम इसका भी यही केस है, सेम इसका भी पल्सटाइल वाला केस आ जाता है। सही हो गया। जब आप इसको ज्यादा अमाउंट में देते हो ना पैराथाइरॉइड हार्मोन को डायरेक्टली, तो ये नेट इंक्रीज करवा देता है बोन फॉर्मेशन। ये ऑस्टियोप्रोसिस में यूज होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? जैसे आप लोगों ने कल पढ़ा है ना GnRH एनालॉग के बारे में। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर कि पैराथाइरॉइड एनालॉग कैन आल्सो बी यूज। टॉक्सिसिटी क्या होगी? हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीयूरिया। कि हाइपर कैल्शियम ज्यादा कैल्शियम करवा देता है, ज्यादा कैल्शियम लेवल करवाएगा, कैल्सीयूरिया भी करवा देता है। इसको 2 साल से ज्यादा नहीं यूज करना। ये ओस्टियोसार्कोमा करवाता है, यानी बोन का कैंसर करवा सकता है। दिस इज एमसीक्यूज क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जाता है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि क्या टॉक्सिसिटी है लॉन्ग टर्म यूज की। पीटीएच एनालॉग, पीटीएच एनालॉग जो आप लोग पढ़ोगे ये है टेरीपेराटाइड। टेरीपेराटाइड आप लोग पढ़ते हो। नाउ वी मूव टू द कैल्सिटोनिन। मुझे बताएं कि कैल्सिटोनिन ऑस्टियोप्रोसिस में यूज हो सकता है? कैल्सिटोनिन जो था वो ऑस्टियोप्रोसिस में यूज हो सकता है। तो यस, यू कैन यूज कैल्सिटोनिन इन द ऑस्टियोप्रोसिस, बिकॉज कैल्सिटोनिन का भी यही काम होता है कि वो बोन पे जाके क्या करता है। बेसिकली कैल्सिटोनिन रिसेप्टर इनहिबिशन करते हैं बोन रिजॉर्प्शन की। क्या करते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करते हैं। ये इसका मैकेनिज्म है, ये आना चाहिए। मुझे बताएं, अगर कैल्सिटोनिन ओस्टियोब्लास्ट की इनहिबिशन करते हैं तो ये किस और डिजीज में भी यूज हो सकते हैं? अगर ये बोन रिजॉर्प्शन को यूज इनहिबिट कर रहे हैं तो वेरी गुड। तो ये बोन रिजॉर्प्शन को डिक्रीज कर रहे हैं तो आप इसको पैगर्स डिजीज में भी यूज कर सकते हो। तो आपने 2 ड्रग्स पढ़ी हैं जो कि पैगर्स डिजीज में यूज होती हैं, बाकी सारी आप लोग पढ़ रहे हो ऑस्टियोप्रोसिस। तो उसमें से बिसफोस्फोनेट थी जो आपने पैगर्स डिजीज में पढ़ी है, और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन को आप लोग इसी तरह याद रखना, इसकी एक चीज याद कर लेना। अगर पैगर्स डिजीज याद होगा तो आपको पता लग जाएगा कि मेनली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ओस्टियोक्लास्ट के रिलेटेड। ये ओस्टियोक्लास्ट की जो भी है उसको चेंजेस करवाते हैं, बेसिकली उससे रिजॉर्प्शन कम करवाते हैं। टॉक्सिसिटी, इसको ना आप सबक्यूटेनियस या इंट्रानेजल देते हो। अगर इसको इंट्रानेजल दोगे ना तो ये राइनाइटिस करवाता है। दिस इज एमसीक्यूज क्वेश्चन। जो कैल्सिटोनिन है ना, या इसकी सबक्यूटेनियस फॉर्मेशन होती है या इंट्रानेजल देते हो। अगर आप इंट्रानेजल देते हो ना तो ये क्या करता है? राइनाइटिस करवा देता है, इन्फ्लेमेशन करवा देता है। सही हो गया। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी है। ये कल आपने पढ़ा था सम, कौन सा सम ऑस्टियोप्रोसिस में यूज हो रहा था? ये कल आप लोग पढ़ के आए हो, ऐसा था कि नहीं? विच सम इज यूज फॉर द ऑस्टियोप्रोसिस?
काम कौन सी वाली के लिए यूज हो रहा था, आपको याद नहीं किसी को? कल आप लोगों ने पढ़ा नहीं है रिलॉक्सिफिन? पढ़ा है कल रिलॉक्सिफिन? और वो कहा था कुछ जगह पे एंटागोनिस्ट है, कुछ जगह पे एगोनिस्ट है, और बोन्स पे वो एगोनिस्ट होता है, ऐसा था ना? तो रिलॉक्सिफिन वो वाली वही वाला है। जो रिलॉक्सिफिन है वो मेनली ऑस्टियोप्रोसिस में यूज होता है, तो ये वहां से करना है। फिर ये आप लोग फिजियो में रैंक एल पर क्या आए थे, रैंक लाइगेंड। ये शायद सब काफी ने छोड़ा होगा वहां पे। तो रैंक लाइगेंड जो होता है ना, उसके साथ ये बाइंड करता है, और ओस्टियोक्लास्ट की जो होती है ना डिफरेंशिएशन, प्रिवेंट इट फ्रॉम स्टिमुलेटिंग ओस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन, ओस्टियोक्लास्ट के फंक्शन को ये इफेक्ट करता है। ये मेनली ओस्टियोप्रोसिस में यूज होता है, और आप इसको गिव एवरी 6 मंथ, आप इसको हर 6 महीने बाद यूज करते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज कैल्सीमाइमेटिक। कैल्सीमाइमेटिक जो होती है ना, वो कैल्शियम रिसेप्टर्स की सेंसिंग एबिलिटी कैल्शियम की ज्यादा कर देती है। अगर वो कैल्शियम रिसेप्टर्स की कैल्शियम सेंसिंग एबिलिटी ज्यादा कर देती है, तो ये किस चीज के लिए यूज हो सकती है? ये थोड़ा सा कैल्शियम भी ज्यादा हुआ, इसने सेंस किया कि बहुत कैल्शियम ज्यादा है, ये किस चीज के लिए यूज हो सकती है? ये वाला चीज आपके क्या जहन में आती है? अगर कोई ऐसी ड्रग है, वेरी गुड, सो इट कैन बी यूज फॉर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। क्या करते हैं, कैल्शियम रिसेप्टर्स ने सेंस किया, कैल्शियम रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी इसने इंक्रीज कर दी, कैल्शियम रिसेप्टर की सेंसिटिविटी इंक्रीज कर दी, कैल्शियम रिसेप्टर की सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई, तो क्या होगा? थोड़ा सा कैल्शियम ज्यादा हुआ, उसने क्या किया, कैल्शियम को सेंस किया, उसने कहा कि कैल्शियम तो बहुत ज्यादा है, पैराथाइरॉइड के पास चला गया। पैराथाइरॉइड से उसने क्या कहा, उसने पैराथाइरॉइड से कहा तुम अपनी एक्सक्रीशन कम कर दो। ये समझ आ गया सबको? तो पैराथाइरॉइड की ये सिक्रीशन कम कर देगा। दैट्स व्हाई वी कैन यूज इट इन हाइपर पैराथाइरॉइडिज्म। आप लोगों ने विटामिन डी एक पढ़ी थी, सेकेंडरी हाइपर पैराथाइरॉइडिज्म में, उसके अलावा कोई ड्रग अगर आप हाइपर पैराथाइरॉइडिज्म में पढ़ते हो, तो वो ये वाली एक ड्रग है, बाकी सारी ओस्टियोप्रोसिस में पढ़ोगे। बाकी सारी ओस्टियोप्रोसिस है, दो पैगट डिजीज है, पैराथाइरॉइडिज्म एक विटामिन डी पर है आपने, और एक आप वो सेकेंडरी हाइपर पैराथाइरॉइडिज्म था। ये आप प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में दे सकते हो। टॉक्सिसिटी नोजिया हो गया और हाइपोकैल्सीमिया। सो नोजिया, और नोजिया तो आपको पता है जनरल टॉक्सिसिटी में आ जाती है। हाइपोकैल्सीमिया ये कैसे करवा सकता है कि थोड़ा सा कैल्शियम भी ये सेंस कर रहा है, तो पैराथायरॉइड को कम कर देगा। अगर पैराथायरॉइड बहुत कम हो जाता है तो ऑब्वियसली कैल्शियम विल डिक्रीज। हाइपोकैल्सीमिया इज द टॉक्सिसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो मुझे बताएं, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया? कोई मुश्किल चीज इन चैप्टर्स में आपको लगी हो? These are easy chapters और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स? ये इजी भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। मुझे बताएं, यहाँ तक सबको समझ आ गया? चलिए हम एमसीक्यूज देखते हैं। उतनी देर आप सब बता दिया करें, सिर्फ अब तो मोबाइल आप सबने स्क्रीन से सिर्फ चैट पे जाना है। जल्दी जल्दी बाकी भी बताएं, सिर्फ 2-3 बच्चे 4 बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने बेक्लोमेथासोन और बीटामेथासोन का जो बताया था वो कोई इनबॉक्स में बताएं। बाकी जो पूछ रहे हैं इधर इनबॉक्स में बताएं। कोई भी इनबॉक्स में एवरीवन पे बताए बेक्लोमेथासोन और ब्यूडिसोनाइड का मैंने क्या चीज बताई थी। लॉन्ग एक्टिंग नहीं, कुछ और वर्ड मैंने बोला था। एक सेकंड रुके, उतनी देर में एमसीक्यूज भी आप लोग के लिए ले आऊं। यस वेरी गुड। ये कहाँ किस डिजीज में यूज हो रहे थे, किस डिजीज में आप लोग यूज कर रहे थे ये एस्दमा में यूज कर रहे थे, बिकॉज इनकी सरफेस एक्टिविटी ज्यादा थी, ये मैंने बात बताई थी। ये हो गया। चलें, बस एक सेकंड, ये एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे शो होने लगा। गोनेडोट्रोफिन की ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर्ड है। ग्रुप में देखिएगा, गोनेडोट्रोफिन वाली की रिकॉर्डिंग शेयर हो चुकी हुई है। चलें, अब ये पोल है।
आप लोग इसका आंसर लगाएं। आई थिंक गोनेडोट्रोपिन की भी होगी। लेट मी सी। दो रिकॉर्डिंग शेयर हैं। नीचे वाली आप देखें वो है एंडो की, और ऊपर थोड़ा सा जाके देखना तो आपको साथ ही नजर आएगी दूसरी रिकॉर्डिंग भी शेयर्ड है। मैंने भी चेक की है। चलें, इसका आंसर मैं दिखाता हूँ। इसका राइट आंसर दोनों लगाए हुए आप लोगों ने, वैसे इसका राइट आंसर है कोल कैल्सिफिरोल। मैंने आपको बताया था जो मिल्क होती है, जो मिल्क होता है उसमें क्या होता है, कोल कैल्सिफिरोल, तो ये उसमें यूज होता है। सही हो गया। कोल कैल्सिफिरोल इज बेसिकली प्रेजेंट इन द मिल्क। जो कैल्सी ट्रायल होता है ये होता है एक्टिव फॉर्म। सही हो गया, ये एक्टिव फॉर्म है। तो एक्टिव फॉर्म वाला आप इन द फॉर्म ऑफ द ओरल जो फॉर्मुलेशंस होती है ना वो यूज करते हो। तो ओरल फॉर्मुलेशन के लिए आप लोग कैल्सी ट्रायल यूज कर सकते हो। कैल्सी ट्रायल एक्टिव फॉर्म होती है। आप जो मिल्क जब यूज करते हो ना तब ये उसमें नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने वहां पे लिखवाया था, क्योंकि ये एमसीक्यूज में इसी तरह बनता होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो डेयरी प्रोडक्ट्स होगा या मिल्क होगा उसमें विटामिन डी की कभी भी कैल्सी ट्रायल फॉर्म नहीं होगी। सही हो गया। कैल्सी ट्रायल होगा वो एक्टिव फॉर्म होगी और आप डायरेक्टली किसी फॉर्मुलेशन की फॉर्म में लोगे। चलें, अब मैं दूसरा एमसीक्यू शो करता हूँ तो आप लोग उसका चलें, अब हम इसका आंसर देखते हैं और हम नेक्स्ट एमसीक्यू फिर देखते हैं। सो द राइट आंसर टू दिस एमसीक्यू इन द पैकेज इज वी विल यूज बिसफोस्फोनेट्स एंड मैंने बताया था जो फोस्फोनेट्स होते हैं उनके अंदर पे ड्रोनेट आता है। पेमिंड्रोनेट इसका आंसर था चार्ली। तो दिस इज द राइट आंसर जो पैगेट्स डिजीज में यूज होता है बिकॉज ये ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। सो द लास्ट एमसीक्यूज रिगार्डिंग दिस आप लोग उसको करें, देन आपका आज का लेक्चर एंड।
चलें, सो अब हम आंसर देखते हैं. सो द राइट आंसर टू दिस एमसीक्यूज इज कैल्सिट्रायोल अल्फा. और आप लोगों ने याद रखना है, इसमें कोल कैल्सिफेरॉल नहीं होगा, तो ये पॉइंट याद रखें. जो कोल कैल्सिफेरॉल होता है इट इज़ यूज फॉर द प्रिवेंशन और मेनली मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, वेयर एज कैल्सिट्रायोल इज यूज्ड आप लोगों के होता है इन द ओरल फॉर्मुलेशन. और जो कैल्सिट्रायोल होता है एक्टिव फॉर्म है और ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में यूज होती है. Besides this secondary hyperparathyroidism में कैल्सिटोनिन आप लोगों ने सॉरी पैराथायरॉयडिज्म में आपने कैल्सीमाइमेटिक ड्रग पढ़ी है. कैल्सीमाइमेटिक जो कि कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है. So this is all about today's lecture. So this is the second last lecture. Inshallah, we will meet tomorrow with the last lecture of our session.